रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ साउथ एशियन कंट्री भूटान। भूटान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, भूटान का पॉलिटिकल सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे। भूटान का जो एरिया है वो बहुत थोड़ा सा है, तकरीबन 18,146 स्क्वायर माइल्स ये भूटान का एरिया है। और अगर हम बात करें कि भूटान कैसा कंट्री है, तो ये माउंटेनियस कंट्री है, यानी एक पहाड़ी मुल्क है। और अगर बात की जाए भूटान के साइज़ की, तो आप ये कह सकते हैं कि जो यूएस की स्टेट है इंडियाना, ये उसके साइज़ का तकरीबन हाफ है, यानी कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। भूटान एक छोटा कंट्री है। पॉपुलेशन तकरीबन यहाँ पे 8.5 लाख के करीब है। और ये 2021 की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, कितनी, तकरीबन 8.5 लाख। अगर मज़हब की बात की जाए तो यहाँ पर 75% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर हैं, जबकि हिंदू जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 22% है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो भूटान का जो ऑफिशियल नेम है वो है किंगडम ऑफ भूटान। किंगडम ऑफ भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है यूके की तरह। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यूके के अंदर हेड ऑफ़ द स्टेट आपको पता है क्वीन है, लेकिन भूटान में जो हेड ऑफ़ स्टेट है वो किंग है। किंग का नाम, जो अभी करंट किंग है उसका नाम है किंग जिग्मा खेसर नामग्याल वांगचुक। अगर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त लोटे शेरिंग है। लेबर की बात की जाए तो तकरीबन 58% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। 22% डिफरेंट सर्विसेज डिलीवर करते हैं, और तकरीबन 20% जो है वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। भूटान की जो की एक्सपोर्ट्स हैं वो फेरो सिलिकॉन और हाइड्रोपावर है। और जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं वो दो बड़े एक्सपोर्ट पार्टनर हैं। इंडिया 49.6% जो भूटान है वो अपनी चीज़ें यानी फेरो सिलिकॉन और हाइड्रोपावर ये इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, और तकरीबन 12.8% बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। पॉवर्टी रेट यहाँ पर बहुत कम है, तकरीबन 8.2 है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स है। यानी एक अच्छा कंट्री आपको लग रहा है कि ये काफ़ी जो यहाँ पे इकनॉमिक ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट हो रही है पिछली कुछ दिहाइयों से। द किंगडम ऑफ भूटान आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। ये एक छोटा सा स्मॉल लैंड लॉक्ड हिमालय कंट्री है जो कि दो बड़े जाइंट्स के दरमियान वाक़ है। अगर आप मैप ओपन करें साउथ एशिया का, तो भूटान की नार्दर्न साइड पर आपको चाइना नज़र आता है, और बाकी 3 तरफ से भूटान इंडिया में गिरा हुआ है। बाकी इसके 3 तरफ इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन टेरिटरी है, और नार्दर्न साइड पे चाइना है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, याद रखिए, क्योंकि इसकी ओपन सी तक एक्सेस नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ माउंटेनियस किंगडम, और जो इसका साइज़ है वो तकरीबन यूएस की स्टेट इंडियाना के आधे के बराबर है। एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 8.5 लाख है, जिसमें से 1.25 लाख या 1,15,000 के करीब जो पॉपुलेशन है वो भूटान का जो कैपिटल सिटी है थिम्फू वहाँ पे या उसके इर्द गिर्द रहती है। भूटान की अगर इकानमी की बात की जाए तो 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक है हाइड्रोपावर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यानी जंगलात। इसका एक बहुत बड़ा इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है भूटान का। 70% जो इसका एरिया है वो किससे कवर्ड है, वो जंगलात से कवर्ड है, और एक्सटेंसिव हाइड्रोपावर है। यानी भूटान के अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी वजह से भूटान कार्बन एमिट करे। इस वजह से भूटान जो है वो कार्बन नेगेटिव कंट्री है।
दुनिया में हार्डली 10 ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि कार्बन बहुत थोड़ा एमिट करती हैं, उनको कार्बन नेगेटिव कंट्रीज़ कहा जाता है, कार्बन नेगेटिव एंटिटीज़ कहा जाता है। भूटान उसमें से नंबर 1 पे है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस और द किंग की बात करें तो भूटान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशियल। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर की बात करती है, और नेशनल असेंबली जो कि लोअर चैम्बर है, यहाँ पे तमाम जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं और उनकी तादाद है 47। जबकि अपर चैम्बर नेशनल काउंसिल है, इसके 20 मेंबर्स, एक मेंबर एक डिस्ट्रिक्ट से आएगा, यानी 20 डिस्ट्रिक्ट से 20 मेंबर्स आएंगे। जबकि 5 मेंबर्स को जो किंग है भूटान का वो अपॉइंट करता है, वो सेलेक्ट करता है। तो लोअर चैम्बर 47 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और अपर चैम्बर 25 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। अगर हम लेजिस्लेटर्स के टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर है 5 साल। पाकिस्तान में भी आपको पता है और इंडिया में भी जो लोअर चैम्बर्स हैं उनका टेन्योर 5 साल है। एग्जेक्टिव ब्रांच के अंदर एक ड्रैगन किंग भी है, और अभी मैंने आपको बताया कि किंग कौन है इस वक्त, वो है जिग्मा हेसर नामग्याल वांगचुक, जिसको आप हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है, लोटे शेरिंग, और वो काम कर रहा है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। किंग हेरिडिटरी बेसिस पे आता है और किंग ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, यानी पार्लियामेंट में से जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी सीट्स हासिल कर ली, किंग उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ऑफर करेगा, उसे अपॉइंट करेगा। लेकिन याद रखिए, द किंग कैन बी फोर्स टू एब्डिकेट बाय अ 2/3 वोट इन द नेशनल असेंबली। कितने वोट से? 2/3 से। ये याद रखिएगा, 2/3 की बात हो रही है, ना कि सिंपल मेजॉरिटी की बात हो रही है जी। अगर किंग को उसके ऑफिस से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया जाएगा, कंपेल किया जाएगा, तो ये कहाँ पर हो सकता है? ये नेशनल असेंबली में हो सकता है, लोअर चैम्बर में। कितनी मेजॉरिटी से? 2/3 मेजॉरिटी से। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है जिसको आप फेडरल कैबिनेट कह सकते हैं, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को किंग नॉमिनेट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन के साथ, और फिर उस नॉमिनेशन को अप्रूवल लेनी होती है नेशनल असेंबली से। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी भूटान के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर मुश्तमिल है। 2008 में भूटान के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस हुए और बड़े ही स्मूथली ये इलेक्शंस हुए। उसके बाद 2013 में इलेक्शंस हुए, फिर 2018 में इलेक्शंस हुए, और अब जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं वो 2023 में होंगे। तो एक तरह से आप इसे पाकिस्तान के पैटर्न में भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी 2008 में इलेक्शंस हुए, फिर 2013 में हुए, फिर 2018 में हुए, और अब जो ड्यू इलेक्शंस हैं नेक्स्ट इलेक्शन वो 2023 में होंगे। जो हेरिडिटरी किंग, या यहाँ पर हम एक्चुअली वांगचुक डायनेसिटी की बात करेंगे, जिसका किंग इस वक्त भी भूटान में एज अ हेड ऑफ द स्टेट काम कर रहा है। ये डायनेसिटी 1907 में इसकी बुनियाद रखी गई, इसकी बर्थ हुई, और इसने भूटान की डेमोक्रेसी को शेप किया, उसको मोल्ड किया, उसको इन्फ्लुएंस किया। जो फर्स्ट रूलर था इस डायनेसिटी का, वांगचुक डायनेसिटी का, उसका नाम था किंग ओएजन। किंग ओएजन का जो टाइम था वो 1907 से लेकर 1926 तक था। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, इस्लाहात की, और जो वेस्टर्न एजुकेशन है भूटान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया। सेकंड रूलर इसी वांगचुक डायनेसिटी का किंग जिग्मे, उसका टेन्योर 1952 तक था। वो एक्चुअली किंग ओएजन का बेटा था, तो उसने अपने बाप की मॉडरेशन,
पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया और स्कूल्स और रोड्स बनाए, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हें गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेकर आया। यानी समहाउ आप ये कह सकते हैं कि नेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन हुई। सोशलिज़म का जो मॉडल है यानी सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, उसको उन्होंने प्रेफर किया। यानी ये जो भी हम बात कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड किंग की, जो थर्ड रूलर था किंग जिग्मे दोर्जी, उसने एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश की और साथ एक बाय कैमरल लेजिस्लेटिव ब्रांच एस्टेब्लिश की भूटान के अंदर, और एक प्लानिंग कमीशन भी कायम किया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट किया। जो थर्ड किंग है इसकी ज़्यादा सर्विसेज हैं, लेकिन इसकी जब अचानक डेथ हो गई तो उसका जो बेटा था किंग जिग्मे सिंगी वो पार में आया और 2006 तक वो इन पार रहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो करंट किंग है फोर्थ किंग, फोर्थ किंग उसको यानी अपने बेटे के लिए कि वो अपने बेटे को अपना तख्त सौंप दे, उसे मजबूर किया गया कि वो दस्तबरदार हो जाए। और बेटा उसका कौन सा था? किंग हेसर नैमजल। इस करंट किंग ने टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू किया, और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2008 में भूटान के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम जो जनरल इलेक्शंस है वो हुए, और भूटान एब्सोल्यूट मोनार्की की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ मूव किया विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमें करंट सिस्टम है भूटान का, अगर उसे समझना है तो हमें 2008 से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भूटान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी बल्कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी। अगर हम भूटान के एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करें तो भूटान के एक्सटर्नल रिलेशंस यूके और इंडिया, इन दो सॉवरेन कंट्रीज से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। 1910 में ट्रीटी ऑफ पुनाहा और 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ पुनाहा बरतानिया के साथ की गई 1910 में, और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडियन गवर्नमेंट के साथ की गई 1949 में। इन दोनों ट्रीटीज़ ने इंडिया और यूके के साथ जो भूटान के एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स हैं उनको शेप किया। बोथ ट्रीटीज़ प्रॉमिस्ड the policy of no interference in the internal administration of Bhutan and provided protection from external encroachment. India is Bhutan's key strategic and economic partner. अभी हमने पीछे भी ये बात डिस्कस की कि जो की एक्सपोर्टर है भूटान की प्रोडक्ट्स का वो इंडिया है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। अभी रिसेंटली 2007 में इंडिया और भूटान ने एक और फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है। Bhutan has joined a number of international organizations and entered into several international agreements. भूटान जो है ये को-फाउंडिंग मेंबर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क का, और सार्क की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1985 में। 2004 में भूटान ने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी ज्वाइन किया। भूटान इस वक्त बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका भी एक मेंबर है, और यूनाइटेड नेशंस को भूटान ने 1971 में ज्वाइन किया था 1971 में। भूटान आल्सो ज्वाइंड 174 अदर कंट्रीज टू साइन द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2016। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि भूटान क्या है? कार्बन नेगेटिव कंट्री है, कार्बन फ्री नहीं, कार्बन नेगेटिव कंट्री है। बायलैटरल रिलेशंस विद द यूएस आर लिमिटेड। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी उठाकर देखेंगे तो कोई आपको एम्बेसी नज़र नहीं आएगी यूएस की भूटान के अंदर, बल्कि न्यू दिल्ली के अंदर यूएस की जो एम्बेसी है उसी के ज़रिए से वो भूटान के साथ जो भी उनके को थोड़े बहुत मामलात होते हैं उनको डील करते हैं। According to the US Department of State, however, the two countries maintain warm informal relations. That was a very brief introduction of Bhutan. अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।